हाँ तो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ इंटीजर इज पिक्ड फ्रॉम अमंग 1 to 20। मतलब 1 से 20 एक संख्या में से एक इंटीजर को हमें पिक करना है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ही निकलेगा जब हम उसमें से नंबर पिक करेंगे, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए, इसको जनरली समझिए। हम लोग कहते हैं ना, जब हम किसी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलते हैं तो कहते हैं अपने मन में एक नंबर चुनो जो 1 से 20 के बीच में होना चाहिए। ओके, ऐसा गेम वगैरह खेलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन कहा गया है कि 1 से 20 तक के बीच में आपको एक इंटीजर मतलब कि एक नंबर सेलेक्ट करना है, पॉइंट वगैरह में नहीं, ठीक है। एक नंबर सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए प्राइम नंबर। और ये पूछा जा रहा है कि उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जो नंबर हम पिक किए होंगे वह एक प्राइम नंबर होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले यहां सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये कितना है गिनती में। तो 1 से 20 तक अगर हम नंबर ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 20 तक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 20। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए प्राइम नंबर। तो अब हम देखेंगे कि 1 से 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि कितना आउटकम है जो मेरे जो प्रोबेबिलिटी जिसका हम निकाल रहे हैं उसके फेवर में आएगा। तो प्राइम नंबर तो 1 से 20 तक तो 2 प्राइम नंबर है आपका, ठीक है। वैसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटे और 1 से कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उसके बाद फिर आपका 13 हो गया, फिर आपका यहां पर 17 हो गया, फिर आपका यहां पर 19 हो गया। तो ये नंबर है टोटल जो कि प्राइम नंबर है 1 से 20 तक। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कुछ रह गया क्या जी? 2 3 7 11 13 17 19 और उसके बाद फिर है 5 5 रह गया। ओके, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, टोटल कितना हो गया? 8 इज इक्वल टू 8। यानी कि टोटल जो प्राइम नंबर का संख्या है 1 से 20 तक वह 8 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यहां पर इवेंट को क्या मान लेते हैं? ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा? 8/20, 8/20। तो ओके, तो ये हो गया 2/5। 4 से काट दीजिए, ठीक है। 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गया 2/5। ओके, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ 20 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, प्राइम नंबर को कैलकुलेट कर लिए, अच्छे से करेंगे। हम यहाँ 5 मिस कर गए थे। ओके, उस इक्वल टू उसको गिन लेंगे, कितना है? 8 है, यही आपका फेवरेबल आउटकम है। तो 8/20, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सपोज 8 डाइसेस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द डाइस शोज 3। यानी कि कह रहा है कि 8 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया। ओके, डाइस मतलब पासा। तो हम 8 पासा को लिए, 8 पासा को एक साथ थ्रो किए और हमें फाइंड करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 8 पासा के ऊपर वाले फेस में 3 जो है नहीं आएगा। यानी कि 3 नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, जब हम लोग 8 डाइस थ्रो करेंगे, ओके, 8 डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम लोग कैसे निकालते हैं? तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ओके, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8 ट्यूपल्स
8 ट्यूपल्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 6, यानी कि 1 से 6 तक जो इंटीजर है उसका 8 ट्यूपल लेंगे, यानी कि पावर लेंगे। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 6 रेज टू पावर 8 एंड hence total number of outcomes is equal to 6 रेज टू पावर 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 6 रेज टू पावर 8 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका बेसिक है। 9th 10th में काउंटिंग में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ना था। थोड़ा सा काउंटिंग हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे। अभी यह जानिए कि अगर किसी पासे को 8 हो या 10 हो या 16 हो, अगर हम फेंक रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट जो आपके पास आ सकता है वो आएगा 6 रेज टू पावर, जितना पासा आप फेंकिएगा। यहाँ 8 पासा फेंक रहे हैं तो 6 रेज टू पावर 8, 16 पासा फेंकते तो 6 रेज टू पावर 16, अगर 10 पासा फेंकते तो 6 रेज टू पावर 10। तो ये सही वैल्यू लेते हैं। ओके, हेंस टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 8। नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब देखिए कह रहा है 3 नहीं आना चाहिए, तो जो सेट है 1 2 3 4 5 6 पासा में यही आ सकता है। तो इस सेट में से 3 को हटा देंगे और फिर हम लोग ट्यूपल निकाल लेंगे। तो सेट में से 3 हटाएंगे तो टोटल नंबर कितना बचेगा? 5, 1 2 4 5 6। ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 नंबर बचा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा आपके पास 5 रेज टू पावर 8। क्या हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 8। ओके, therefore probability of the event E is equal to, इस इवेंट को E मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं 5 रेज टू पावर 8 बटा में 6 रेज टू पावर 8 विच इज इक्वल टू 5/6 रेज टू पावर 8। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो 6 रेज टू पावर 8 हम लिखे हैं ये एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर्स का आपके पास अगर कुछ कोई बुक वगैरह होगा मैथ का, तो उसमें आप देखिएगा वहां पर आपका मेंशन किया हुआ होगा। जब हम लोग आगे थोड़ा चलेंगे तो सेट्स थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें अगर टॉपिक आएगा तो हम आपको ये चीज बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ब्लू बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 balls drawn simultaneously are 1 blue 1 black and 1 red। कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 6 लाल 5 काला और 4 नीला गेंद जो है रखा हुआ है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर उसमें से हम 3 बॉल एक साथ निकालें तो क्या संभावना है कि उस बॉल जो है उसमें एक नीला, एक काला और एक लाल बॉल होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें निकालना होगा कि 6 लाल 5 काला और 4 नीला गेंद जो है उसको हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं अगर 3 गेंद उसमें से एक साथ निकालें। तो मान लिया ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल 3 है, 1 2 3। अब तीनों गेंद को हम पकड़ के 3 गेंद को बैग में से निकाल रहे हैं। तो हमको तो नहीं पता कि बैग में हमारे हाथ में कितना है जब तक हम उसको देखेंगे नहीं। तो मान लिया हम बैग में से गेंद निकाले, ऐसे देखे तो पता चला कि एक गेंद ब्लैक है,
एक गेंद रेड है और एक गेंद और जो है वो भी ब्लैक ही है। फिर दोबारा हाथ डाले, बॉल को वापस रखें, दोबारा हाथ डाले, फिर निकाले, तो हमें पता चला कि ब्लू आया, एक रेड आया और एक और रेड आया। तो इसी तरह से हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, हो सकता है एक रेड आएगा, एक काला आएगा, फिर एक काला आएगा। तो इसी तरह से हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि टोटल कितना कॉम्बिनेशन होगा। तो उसको हम निकालेंगे एनसीआर फॉर्मूला से, जो आप लोग 10th या 11th में पढ़े होंगे। तो ये कहता है एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बटा में आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर का फैक्टोरियल, वेयर जहां की n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और r इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स विड्रॉ एट वंस, यानी कि एक बार में कितना आइटम विड्रॉ कर रहे हैं ये r बताएगा और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है ये n बताएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले n क्या है, टोटल आइटम है कितना, तो 6 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 4 10 और 5 15, टोटल 15 गेंद है। इसमें से एक साथ कितना गेंद निकालना है, 3 गेंद निकालना है। तो कॉम्बिनेशन एनसीआर, कॉम्बिनेशन करने का मतलब है कितना तरीका होगा जिससे कि बॉल निकाला जा सकता है, वो होगा एनसीआर यानी कि 15 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 15 गुने 14 गुने 13 फैक्टोरियल बटा में 1 गुने 2 गुने 3 और ब्रैकेट में 15 में से 3 गया तो आपके पास क्या बच गया, 12 फैक्टोरियल। तो इसको 13 रहने दीजिए और इंटू 12 फैक्टोरियल कर दीजिए ताकि ये 12 कट जाए, विच इज इक्वल टू 2 से कट जाए 7 बार में 14, 3 से कट जाए 5 बार में 15, 7 पचे 35 गुने 13 विच इज इक्वल टू 35 दिया हो गया आपका 5 तिया 15 का 5 हाथ में 1 3 तिया 9 10 105 और 10 और इधर हो गया 35 और 10 45 455 वेज, यानी कि 455 जो है तरीका है जिससे कि जब 3 बॉल निकालेंगे तो उसमें 455 तरीके से इस कलर को 3 कलर को उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, 3 कलर हमको डिस्ट्रीब्यूट होके दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू 455। अब निकालना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ओके, तो अब देखिए यहां पर ध्यान से 3 बॉल आगे 1 2 3। अब मान लिया हमारे हाथ पे जब हम बैग से निकाले 3 बॉल है। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉल का संभावना देखेंगे, एक एक बॉल कितने तरीके से एक बॉल हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे कि एक बॉल को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बैग में 6 बॉल है, 3 निकाले, तो मान लिया पहला बॉल लाल होने का क्या चांस है, तो लाल होने का क्या चांस हो सकता है, यानी कि कितना तरीका से ये लाल आ सकता है या कितना चांस है कि पहला जो एक बॉल है वो लाल आएगा। तो टोटल बॉल 6 है, 6C1। ओके, दूसरा आ जाते हैं, दूसरा बॉल मान लिया हमारा काला है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक लाल एक काला और एक नीला, तो हम मान लिए हैं कि एक हमारा लाल आ गया तो उसका आने का चांस कितना है, 6C1। इतना तरीके से एक लाल आ सकता है। ब्लैक का 5C1, 5 ब्लैक है उसमें से एक ही ब्लैक हमारे हाथ में होना चाहिए, यही हमारा क्वेश्चन का कंडीशन है। और लास्ट है 4 नीला है, उसमें से एक ही नीला होना चाहिए, 4C1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तीनों जो है हम एक साथ निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक साथ निकाल रहे हैं, इसीलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके,
अब इसका हो गया 6c1 इंटू 5c1 इंटू 4c1। इसको निकालिएगा तो 6 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बटा में 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 हो गया इंटू 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया, बच गया 6 गुने 5 गुने 4 विच इज इक्वल टू 6 4 जा 6 चौके 24 24 पचे 4 5 चौको 20 अब 20 छका 6 दूनी 12 120 यानी कि 455 में से 120 ही बार ऐसा होगा कि एक लाल एक ब्लू और एक ब्लैक और एक नीला आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 120 बटा में 455 P ऑफ द इवेंट E। ओके, इसको काट दीजिए, 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12 5 चौको 20 24 बटा 91 यानी कि 24/91 आया प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसकी संभावना 24 बटा 91 है कि जब हम बॉल निकालेंगे तो तीनों बॉल में से तीनों बॉल जो है उसमें एक ब्लू एक ब्लैक और एक रेड आएगा। ओके स्टूडेंट, एक ब्लू एक ब्लैक और एक रेड आएगा, इसकी संभावना इतनी ही है। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है आउट ऑफ 30 कंसेक्यूटिव इंटीजर वी हैव टू ड्रॉ 2 इंटीजर रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। तो कह रहा है कि हम 30 लगातार गिनने वाले नंबर जो हैं उसमें से हम कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और हमें पता करना है कि क्या संभावना है कि जो 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं उसको जोड़ने पर हमको एक ऑड संख्या मिलेगा। ओके, एक ऑड नंबर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो कह रहा है कि 30 यानी कि 1 से 30 हम ले सकते हैं कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर। कह रहा है कि 30 आउट ऑफ 30 कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव नंबर कहां शुरू होता है? 1 2 3 4 5 गिनने वाली संख्या, गिनती वाली। ओके, तो उसमें से कह रहा है कि कोई 2 नंबर सेलेक्ट करना है और फिर पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो 2 नंबर आप सेलेक्ट किए हैं उन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ऑड संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन निकालेंगे कि जो 1 से 30 संख्या है उसको में से 2 संख्या हम लोग निकालेंगे तो कितना तरीकों से निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, यानी कि कह रहे हैं I.E द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ two numbers selected out of 1 to 30 consecutive number। ओके, यानी कि टोटल कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके, कितना तरह का नंबर मिल सकता है, उसका टोटल तरीका कितना होगा जब हम 1 से 30 के बीच में से 2 संख्या रैंडमली निकालेंगे। तो फॉर्मूला होगा 30C2 विच इज इक्वल टू 30 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 30 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल which is equal to 30 into 29 into 28 factorial upon 1 into 2 factorial, sorry 1 into 2 into 28 factorial। 28 कट गया, 2 से 15 बार में 15 गुने 29 हो गया, 15 नमा
5 9 जा 45 का 5 हाथ में 4 135 13 15 दूनी 30 और 13 43 यानी कि 435 वेद। यानी कि 1 से 30 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 से 30 तक का जो संख्या है उसमें दो संख्या हम चुनेंगे, तो हो सकता है एक संख्या 1 हो, 2 हो सकता है एक संख्या 1 3 हो सकता है संख्या 1 4 हो सकता है संख्या 1 5 हो। और दोनों को जोड़ेंगे 5 और 1 6 तो इवन आ रहा है, ऑड नहीं आ रहा है। 4 और 1 5 ऑड आ रहा है। 3 और 1 4 इवन आ रहा है। 2 और 1 3 ऑड आ रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम जब इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दो दो संख्या इसमें से चुनना है, तो कितना संख्या टोटल होगा, तो 435 संख्या होगा। ओके, अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज ऑड। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ऑड होने का कंडीशन क्या है। तो देखिए, आप लोग को 9th 10th में पढ़ना था, जब हम लोग पढ़ते हैं होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, तो वहां पढ़ना होता है कि फॉर ए कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि लगातार गिनने वाली संख्या, द सम ऑफ टू selected number is odd when one number is even and other is odd। तो कह रहा है कि जब लगातार गिनने वाले संख्या में से अगर हम कोई दो नंबर सेलेक्ट करते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं, तो ऑड आने का संभावना तब होगा जब हम दो नंबर जो सेलेक्ट किए होंगे उसमें एक ऑड हो एक इवन हो। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहले इसमें से हटा लेते हैं कि इवन संख्या कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब सेलेक्ट करिए एक इवन 2 और किसी भी ऑड के साथ जोड़िए, तो 11 2 2 और 1 3 कितना हो गया, 11 और 2 ये इवन है और ये ऑड है, तो 11 और 2 और 1 3 13 क्या आएगा, ऑड आया। ठीक है, 10 और 11 जोड़िए कितना आ गया, 21 ऑड आया। ठीक है, तो कोई भी एक इवन और एक ऑड नंबर अगर जोड़िएगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ऑड होगा। तो इस चीज को याद रखना है। तो अब निकालना है, देख रहे हैं हम इसमें कि 15 ऑड और 15 इवन नंबर है। तो यहां आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ ऑड्स एंड इवन फ्रॉम 1 to 30 इज 15 and 15। यानी कि 15 नंबर इसमें से ऑड है और 15 नंबर इवन है। अब हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है, तो एक ऑड और एक इवन होना चाहिए, यानी कि 15C1 क्रॉस 15C1 होना चाहिए। ऑड में से एक सेलेक्ट हुआ, इवन में से एक सेलेक्ट हुआ, और चूंकि दोनों साथ निकाल रहे हैं तो इनटू हो गया। तो 15 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल बटा में 1 फैक्टोरियल 15 माइनस 1 फैक्टोरियल। ऊपर बच जाएगा 15 गुने 14 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 14 फैक्टोरियल। सेम चीज यहाँ 15 गुने 14 फैक्टोरियल बटा में 14 फैक्टोरियल, कट गया 15 15 225। यानी कि 225 बार ऐसा होगा कि आप जो दो नंबर सेलेक्ट करिएगा उसको जोड़िएगा तो वो आपका ऑड आएगा। Therefore, probability of the event is equal to 225 बटा में 435, which is equal to 15 से काटिएगा तो 29, सॉरी 15 से काटेंगे तो 15 225 बटा में 29। तो हमारा जो आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट वो ये होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं।
तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इस तरीके से हम लोग अभी तक प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है, जो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे वो था क्लासिकल मेथड, और ये जो क्लासिकल मेथड है इसका एक लिमिटेशन होता है। ओके स्टूडेंट, तो उसी लिमिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंडर विच कंडीशन जो अभी तक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे जिस फॉर्मूला से, वो फेल कर जाएगा। तो सबसे पहला है, इफ द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइकली the probability of an event in such an experiment cannot be found। यानी कि कह रहा है कि अगर जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वह इक्वली लाइकली नहीं है तो उसका हम लोग प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि इक्वली लाइकली में हम क्या कह रहे थे, तो हम कह रहे थे कि हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉइन है, ओके, इसको टॉस करते हैं, टॉस किए तो चांसेस है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो हम यहां प्रेफरेंस तो नहीं दिए कि हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा, लेकिन अगर हम प्रेफरेंस दें कि नहीं ये जो कॉइन है ना इसमें हेड ज्यादा आएगा, कैसे प्रेफरेंस देंगे, कॉइन को हल्का सा बेंड कर देंगे। ओके, हल्का सा बेंड कर देंगे, ऐसा लोग करते हैं चीटिंग में। अब इस कॉइन को टॉस करेंगे, ये कॉइन 2 है और ये कॉइन 1 था। ओके, तो इस कंडीशन में जब हम टॉस करेंगे तो जो अब आप हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी बताइएगा 1/2 1/2, वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये कॉइन जो है वो बायस किया गया है। ओके, इसको कहीं ना कहीं हेड और टेल जो है वो बराबर यहां डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि हम किसी एक को प्रेफरेंस दिलवा दिए हैं। ओके, सेम मान लीजिए अगर हमारे पास एक बैग है, इसमें छोटा छोटा बॉल है। ओके, टोटल 10 बॉल है, 10 पे नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, टोटल 10 बॉल है। अब अगर पूछ रहे हैं इस बैग में से बॉल नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है आने का, तो 1/10। लेकिन अगर इसी बैग में हम क्या करें, 1 वाला बॉल को बहुत बड़ा कर दे, बाकी सब बॉल को छोटा, क्या कर दिए, छोटा। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा कर दिए। और अब अगर हम पूछ रहे हैं टोटल 10 बॉल है, ये बॉल नंबर 1 है, तो इसके बाहर आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो बॉल नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी आप अगेन बताइएगा 1/10, जो कि बिल्कुल गलत है प्रैक्टिकली यहाँ पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी कई गुना ज्यादा होगा बाकी छोटे छोटे बॉल से, क्योंकि जब हम बैग में हाथ डालेंगे बॉल निकालने के लिए तो जो बड़ा बॉल है वो जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा और हम उसको टोटली ग्रैब कर लेंगे। ओके, इसी तरह से हमारा जो प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन है इन सब केसेस में नहीं लागू होता है, फेल हो जाता है। ओके, तो ये था फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं कहां पर है, तो कह रहा है इफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट contain infinitely many outcomes then the classical definition cannot be applied। कह रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज्यादा आउटकम है, आउटकम जो है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, देन द क्लासिकल डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। तो वहां पर हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर मान लिया आपके पास कोई कहे कि हम एक कॉइन है वो आपको दिए, आप टॉस करिए और हमें ये बताइए कि पहला फर्स्ट टॉस 100 टॉस में हेड न आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। हम कह रहे हैं कि पहला 100 टॉस में हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ओके, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो उस कंडीशन में आपके पास जो आउटकम होगा वह इनफाइनाइटली मेनी हो जाएगा। ओके, एक आउटकम नहीं है, एक से बहुत ज्यादा आउटकम है,
then the classical definition cannot be applied. वहां पर आप क्लासिकल डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। अगर एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा तब भी हमारा क्लासिकल डेफिनेशन जो है नहीं लगेगा। तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर इक्वली लाइकली वाला कंडीशन नहीं लग रहा है तो वहां पर क्लासिकल जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं वो नहीं लगेगा, और अगर जो हमारा केस है वो एग्जॉस्टिव नहीं है तब भी हम वहां पर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यही दो लिमिटेशन है। अब इस लिमिटेशन के कारण अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो इस लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू ओवरकम these limitation statistical definition of probability is given। ओके, यानी कि इस दोनों कंडीशंस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक नया डेफिनेशन दिया गया जिसको बोलेंगे स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको इंपेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो है आपका स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, जब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जब फेल कर गया तो स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को दिया गया। तो चलिए देखते हैं स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है। तो कह रहा है लेट कैपिटल ई बी एन इवेंट, इवेंट को कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका एक इवेंट है, उसको कैपिटल ई हम लोग मान लिए। लेट द एक्सपेरिमेंट बी रिपीटेड n टाइम्स, इस एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स किया गया, आउट ऑफ विच, जिसमें कि जो इवेंट ई था उसका एकरेंस, उसका होने का संभावना mn टाइम्स है। यानी कि जो इवेंट ई में जो हम इवेंट कंसीडर किए वो इवेंट ई के अंदर जो भी चीज था वो mn बार आया। ओके, n बार हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए, ई जो था इवेंट वो इवेंट mn टाइम्स हुआ। ओके, नेक्स्ट कह रहा है देन द रेशियो Rn विच इज इक्वल टू mn बाई n। तो जो रेशियो है mn बाई n इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड द nth रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट ई। इसको कह रहे हैं कि यह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट ई है। ओके, अब नेक्स्ट लिख रहा है क्लियरली mn जो है वो 0 से बड़ा होगा। ओके, ये तो सबको ही जानते हैं क्योंकि आउटकम जो है, जो इवेंट ई है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ई जो इवेंट है वो एक बार तो कम से कम होगा, तो 0 से बड़ा होगा, और n टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो n टाइम्स से तो छोटा ही होगा। यानी कि जितना बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उतना बार में से एक बार तो ई आएगा ही आएगा। ओके, हेंस जो Rn का वैल्यू है, अगर Mn जो है वह 0 से बड़ा है और n से छोटा है तो Rn भी जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि जब न्यूमरेटर का मैक्सिमम वैल्यू n है तो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, है रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर का मिनिमम वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर तो n है ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फुल स्टॉप इफ Rn इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर Rn कन्वर्ज कर रहा है मतलब किसी पॉइंट पर जाकर के वह खत्म हो रहा है, यानी कि किसी पॉइंट पर जाकर के Rn का वैल्यू जो है वो 1 हो जा रहा है, यानी कन्वर्ज कर जा रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है,
देन इट्स लिमिट इज डिफाइंड टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तब इसका जो लिमिट होगा, यानी कि जब हम n को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तब हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगा। देन इट्स लिमिट इज डिफाइंड टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई and is denoted by PE which is equal to limit n tends to infinity Rn का वैल्यू है mn by n लिमिट n tends to infinity। ओके, अब अगेन देखिए Rn का वैल्यू 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी जो PE ऑफ द इवेंट आएगा वह भी 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा। किसके लिए? तो n के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के वैल्यू के लिए। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5। ओके, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ा रहेगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा अगर समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि मान लिया हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है कि एक डाइस है, ये हमारे पास डाइस है, इसमें टोटल जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से 6 तक नंबर होता है। इसमें एक इवेंट ई ले लिए 2 4 और 5, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने का क्या संभावना है। ओके, जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को हम थ्रो किए और पूछे कि पीई निकालिए, तो ये कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यह पता कर, इस एक्सपेरिमेंट को डाइस को थ्रो किए तो ये कह रहा है कि ऐसे नहीं निकालिए। अब निकालिए कैसे कि डाइस को n नंबर ऑफ टाइम्स हम थ्रो किए। ओके, डाइस को n टाइम्स हम थ्रो किए, n टाइम्स थ्रो करेंगे तो यह तीन नंबर हो सकता है कि 5 बार आए, ठीक है, 4 बार आए, 3 बार आए, 2 बार आए, ऐसा हो सकता है। ये तीनों नंबर बारी बारी करके ओके हो सकता है हम n टाइम्स थ्रो किए तो कितना बार आया, तो mn टाइम्स हमारे पास 2 4 5 नंबर जो है वो mn टाइम्स आया, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि फिर निकालिए रेशियो, यानी कि Rn निकालेंगे mn बाई n। यहाँ n को भी एक वैल्यू दीजिए कि हम थ्रो किए 25 बार, 25 बार में से 5 बार ऐसा हुआ कि हमारे पास इवेंट ई आया, तो ये हो जाएगा आपका 5/25, तो ये रेशियो निकल गया 1/5। फिर कहा गया ऐसे नहीं, अब इसका लिमिट लीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी mn बाई n, यानी कि हम n को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, यानी कि ये जो 25 लिखे हैं 25 नहीं रहेगा, इसको आप इनफाइनाइट तक ले जाइए और उसके बाद mn को रिकॉर्ड करते रहिए कि कितना बार आपके पास 2 4 और 5 तीनों नंबर में से एक नंबर, कोई एक भी नंबर कितना बार आपके पास आ रहा है। और जब रेशियो को निकालिएगा आप लिमिट लेकर के, तब जो आपका वैल्यू आएगा वही कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम तो आप एक्सपेरिमेंट कोई भी रिपीट नहीं कर पाइएगा अंडर सेम कंडीशन। तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट बैठ के इनफाइनाइट टाइम तो नहीं करेंगे। दूसरा, अगर ये जो रेशियो है वो कन्वर्ज नहीं हुआ तब, यानी कि कहने का मतलब है कि mn जो है वो n के बराबर कभी नहीं आया, ओके कभी नहीं आया, तब तक हमको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लिख रहे हैं कि mn का वैल्यू सबसे ज्यादा क्या हो सकता है, n हो सकता है, सबसे कम 0 हो सकता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है एक पासा हम फेंक रहे हैं और किसी को 6 आ ही नहीं रहा है। ओके, एक पासा हम फेंक रहे हैं और हमको 6 आ ही नहीं रहा है, हम जितने 6 बार पासा फेंके 6 बार में एक बार भी हमको 6 नहीं आया। ऐसा होता है ना जब हम लोग गेम खेलते हैं। तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि कन्वर्ज नहीं हो रहा है, यानी कि n जो है mn जो है वो n कभी हो ही नहीं पा रहा है। ओके, ऐसा भी कंडीशन हो जाएगा। ओके, तो इन सब दो कंडीशंस के कारण ये जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है इसका भी लिमिटेशन है। ओके, तो उस लिमिटेशन को स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोम्स प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वहां कोई लिमिटेशन नहीं है और उसी में फिर हम लोग को आगे बढ़ना है, उसी को लेकर के। एक्सियोम्स इन प्रोबेबिलिटी जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग उसमें थोड़ा सा सेट थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ना है
वो सेट थ्योरी के बेसिस पे ही पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।